हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत का भाग 3 से। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर यहाँ स्टार्ट किया था, पानी की कहानी। ये चैप्टर लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने, और इस चैप्टर में इन्होंने पानी के बारे में बताया कि पानी की उत्पत्ति कैसे होती है, और पानी एक ओस की बूंद के माध्यम से वो हमें पानी किन किन चीजों से, किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। पानी हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से, धरती के अंदर, समुद्र के अंदर, और कैसे वो जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में जाकर के पुनः वर्षा के रूप में हमें पानी मिलता है, और पुनः धरती के अंदर जाकर के उस पानी का क्या होता है। इन सभी बातों को यहाँ एक कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया है। तो लेखक के हाथ में एक ओस की बूंद जो अपनी कहानी बयां कर रही है। अब ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि किस प्रकार से इस ओस की बूंद ने बताया कि वो जो है धरती के अंदर किस प्रकार से इन पेड़ के रेशों द्वारा, खिंचाव के द्वारा वो खींची जाती है, सोखी जाती है, और वो जो है कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से निकली है। इन सब के बारे में उसने बताया। उसके बाद उसने लेखक को अपनी कहानी बताई कि उसके पूर्वज कौन कौन से थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से आपका पानी का निर्माण होता है। तो वो यहाँ पर बताती है कि मेरे जो पूर्वज थे, किस प्रकार से हमारी धरती का निर्माण हुआ है, धरती कैसे बनी है। ये सूर्य से ही निकला हुआ एक आग का गोला था, और वायुमंडल के संपर्क में आकर धीरे धीरे ये पृथ्वी हमारी ठंडी हुई, और बाद में यहाँ पानी का जो है निर्माण हुआ, पानी यहाँ उत्पन्न हुआ। और जब पानी उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियों का भी यहाँ पर आगमन हुआ। तो अब यहाँ ये पानी अब क्या बता रही है, कहती है मैं समुद्र की गहराई में, कि मैंने जो है बहुत सालों तक मैं बर्फ रही, लेकिन धीरे धीरे जो है मेरे नीचे के जो मेरे बंधु थे वो पिघल गए और पानी बनकर वो समुद्र में आ गए। तो समुद्र में भी वो बहुत कुछ देखती है। हमें लगता है कि समुद्र में सिर्फ पानी है, लेकिन इस ओस की बूंद के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि समुद्र के अंदर सिर्फ मात्र कुछ पानी की बूंद नहीं है, बल्कि यहाँ पर विशाल पहाड़ियां होती हैं, अनेक प्रकार के यहाँ जीव जंतु होते हैं। तो क्या कहती है आगे, इन चैप्टर को हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ उस ओस की बूंद ने बताया कि मैं और गहराई की, मैं जो हूँ उस पानी के अंदर और गहराई तक गई तो मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, समुद्र का प्रकाश कुछ ही भीतर पहुंच जाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कि कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर पर में से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितने छोटे छोटे अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, और जब इसे भूख लगती तो ये पेट भर कर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, तो लेखक कहते विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई में तह तक गई पहुंची तो मैंने देखा वहां भी जंगल है, छोटे छोटे टिंगने, मोटे पत्ते वाले बड़े बहुतायत पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। उस समुद्र के अंदर भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, अनेक प्रकार के समुद्री जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं। वहां पर पहाड़ियां भी हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। तो लेखक हमें इस ओस की बूंद से बताना चाहते हैं बच्चों को कि ऐसा मत समझिएगा कि समुद्र में मात्र पानी ही रहता है। उस पानी समुद्र के अंदर जो है नाना प्रकार की पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, और उन पहाड़ियों के अंदर भी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे जी। मैं आया ऊपर चले, लेकिन मैं प्रयत्न करने पर भी जो है मुझे जान पड़ा कि अब यह असंभव है। मेरे ऊपर की ओर जो है 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगा। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं, और समुद्र का जो जल है वो नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टानों में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सहमति में
वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में से कुछ उत्साही युवक भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। तो यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि यहाँ जो है अनेक प्रकार की जो है पृथ्वी के अंदर जो है अनेक प्रकार की चट्टानें हैं जो लाल पीली पड़ी थी। नाना प्रकार की धातुएं वहां इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। उसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस प्रकार खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बड़े चले थे, तो इससे अचानक एक मोटी जगह जा पहुंचे, एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां का तापमान बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था, यानी सहन करना मुश्किल था। हमारे जो अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर जो है ओजन और हड्डजन में विभाजित हो गया है। अब यहाँ लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि यदि तापमान में जब पानी क्या होती है, उसका तापमान बढ़ता है, वो जो है अधिक तापमान के संपर्क में आता है। गर्मी में जब पानी का वाष्पीकरण होता है ना, तो वो वाष्पीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जिस चीज से पानी बना है पुनः ऑक्सीजन, जब उसको हम वाष्पीकृत करते हैं या फिर उसका जो है वो गैस रूप में पुनः जो है ज्यादा टेम्परेचर उसका होगा तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाता है। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। ये बता रही है ओस की वो एक बूंद जो लेखक को बता रही। हम लोग सब एक ऐसे स्थान पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़ी। पीछे देखने से ज्ञात हुआ पृथ्वी फट गई है और उससे धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। अब लेखक ने क्या कहा कि अब मैं समझ चुका हूं तुम कैसे बाहर आई। तो इस पानी की बूंद ने क्या बताया कि मैं बड़ी मुश्किल से जो हूँ अपनी जान बचाकर पृथ्वी के गर्भ से अंदर आई, वो भी ज्वालामुखी के माध्यम से। तो लेखक ने बताया हाँ मैं समझ गया हूँ कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। ये कह रहा है कौन? ओस की बूंद। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अब देख उस पानी की बूंद ने क्या बताया कि जब हम उस ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल तक आए, वहां पर जो है हम बहुत दिन तक बड़े अच्छे से रहे, इधर से उधर चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनमें जो है जल कणों के मिलने के कारण वो भारी हो गए और हम बूंद बन करके नीचे कूद पड़े। अब आगे क्या हुआ? मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली और कुचैली होकर और आगे बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकता है। तो ये ओस की बूंद बता रही है, ये जो रेत की बूंद तुम देख रहे हो ना, ये जो है पत्थर पर जब हमने वार किया तो उसके छोटे छोटे जो महीन कण हैं वो हमारे प्रहार से ही ये रेत बन पाई है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर, यानी हम इतने विजयी हुए आगे, उन्मत्त होकर खुश होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे, यानी नदी में बहते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा था। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को
खोखलाकर गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। अब इसने बताया, मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को, क्या बड़ी कि आगे अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। अब उसने क्या देखा, कारखाने से जो धुआं निकलता है ना ऊपर की तरफ, तो ये उस ओंस की बूंद ने देखा। कहती है, मैं उसे देखने की उत्सुकता में उधर क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन क्या हुआ, रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। यानी कि उस नल के द्वारा मैं खींची गई, लेकिन अब मैं वहां से निकलने की चेष्टा कर रही थी लेकिन नहीं निकल पा रही थी। तो अब कहती है, एक दिन क्या हुआ, भाग्य ने मेरा साथ दिया और वो जो नल जिसके द्वारा मुझे खींचा गया वो कहीं से टूटा हुआ था। तो मैं उस टूटे नल से बाहर निकल गई। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई, यानी पृथ्वी के अंदर चली गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अब देखो कितने दिन से हम इस चैप्टर को देख रहे हैं। इसने पूरी अपनी कहानी बयां की, वो कहां कहां से अब जो ये बेर का जो पेड़ है जिसके द्वारा ये जो ओंस की बूंद है ये लेखक के हाथ पर आ टपकी। अब इसने ये बताया कि मैं कहां कहां से भाग फिर करके अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। तो उसने क्या कहा, मैं घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा। तो अब जो है उसने बताया कि मैं इस प्रकार से इस बेर के पेड़ के पास आई। तो अब लेखक ने कहा, वह रुक गई, सूर्य निकल आए थे। तो बस मैंने कहा, लेखक ने क्या कहा कि बस यही तुम्हारी कहानी है। तो उसने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, यानी अब सुबह हो चुकी थी, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। तो उस ओंस की बूंद ने लेखक से कहा कि अब सूर्य निकल चुके हैं, अब तुम मुझे अपने पास जो है रोक करके नहीं रख सकते हो। तो आगे उसने क्या कहा, वह ओंस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। कैसे घटी, उसका वाष्पीकरण हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो ये चैप्टर लिखा था रामचंद्र तिवारी जी ने, और इस चैप्टर के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजें पानी के बारे में पढ़ा है, जो कि आप साइंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक कहानी के रूप में पढ़ने में एक अलग सा इंटरेस्ट आता है, एक अलग सा जो है हमारी जो है पढ़ने की इच्छा होती है कि आखिर इस ओंस की बूंद से एक कहानी के रूप में। तो चैप्टर का नाम क्या है, पानी की कहानी। तो इस चैप्टर में इस ओंस की बूंद ने पानी की वो तमाम कहानियां कि पृथ्वी कैसे बनी और पानी कैसे बना, पानी पृथ्वी के अंदर इस मिट्टी में जब जाता है तो क्या उस पानी के साथ होता है, कहाँ कहाँ से, और समुद्र के अंदर कितने सारे जो हैं जीव जंतु होते हैं, उसके अंदर पहाड़ियां होती हैं, गुफाएं होते हैं और असंख्य जीव जंतु होते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ हमें बताने की कोशिश की है लेखक ने, रामचंद्र तिवारी जी ने, बच्चों को ये समझाने के लिए एक कहानी के माध्यम से, ताकि बच्चे सोचें कि वो ओस की बूंद, अब वास्तव में अगर हम सिर्फ पानी की बात करेंगे तो बच्चों को थोड़ा सा नीरस लगेगा, लेकिन एक ओस की बूंद के साथ जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और हम इसको समझ भी जाते हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर हमने इस पानी की जो कहानी है, पाठ में ओस की एक बूंद के माध्यम से पानी के जन्म और उसके जीवन चक्र को समझाया गया है। लेखक एक कहानी नहीं सुना रहे हैं हमें, वास्तव में वो हमें पानी के जीवन चक्र के बारे में बताना चाहते हैं कि पानी जो है कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ कहाँ किस किस रूप में पानी रहता है। वाष्प के रूप में हमने देखा कि हवा के रूप में भी जो है, हवा जो वाष्प है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। और जब उन दोनों का रासायनिक क्रिया होती है उससे हमारी जल बनता है। वो ठोस के रूप में बर्फ भी बनती है और बर्फ पिघल कर किस प्रकार से वो पानी में नदियों के रूप में जो है वो बदल जाता है। इन सब के बारे में हमने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा। ये कहानी बताती है कि कैसे अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के संयोग से जो है पानी बना है। इसमें हमने क्या देखा कि ओस की बूंद जो है लेखक को बता रही है कि मेरे जो पूर्वज थे, जो मेरे पुरखे थे, वो क्या थे, वो गर्म हवा के रूप में थे, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडे हुए और ये जो है इन दोनों का रासायनिक क्रिया हुआ जिससे पानी का जन्म हुआ है। आगे इस कहानी में यहाँ पर बताया गया है कि और फिर कैसे वो भाप बनकर बादल में, वर्षा, नदी और समुद्र के रूप में यात्रा करता है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है और उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है पानी का महत्व बताया गया है। इस पाठ का एक सारांश यदि हम देखें तो इस पाठ में हमें पानी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है। ओस की जो बूंद है अपनी उत्पत्ति के बारे में हमें बताती है कि अरबों साल पहले जो है ब्रह्मांड में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उनका जन्म हुआ है। पहले वह वाष्प के रूप में थी जो बाद में ठंडी होकर के बर्फ बनी और फिर जो है वो पिघली और फिर जाकर के वो क्या बनी, वो फिर जल रूप में पानी में बदल गई। ये हमें बताया गया इस चैप्टर में। फिर दूसरा यहाँ पर जीवन चक्र क्या है पानी का। तो देखिए इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि बूंद अपनी यात्रा बताती है। वह समुद्र की गहराई में जाने से लेकर ज्वालामुखी के साथ भाप बनकर वायुमंडल में वापस पहुंचने का वर्णन यहाँ पर करती है। तो साथ में हमें ये भी बताया गया है किस प्रकार से ज्वालामुखी फटती है और उससे क्या क्या चीजें निकलती है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, भूगोल में भी पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी फटने से जो है क्या क्या चीजें निकलती हैं, कैसे जो है पृथ्वी का एक भाग कहीं से जो है अंदर पृथ्वी के गर्भ से कुछ आपका बाहर आता है। तो ये सब हमें यहाँ बताया गया है इस चैप्टर में। वहां से बारिश के रूप में वो पहाड़ों पर जाती है, पर गिरती है और फिर नदियों के माध्यम से बहते हुए और पत्थरों को तोड़ते हुए वापस समुद्र में किस प्रकार से मिल जाती है। साथ में मानव के संपर्क में तो देखिए यह यात्रा उसे एक नगर और कारखाने के नल तक ले जाने जाती है जहां वह कई दिनों तक फंसी रहती है। फिर वो मानवों के संपर्क में आती है जहां कारखाने के काले धुएं को देख करके वो उधर जाती है, लेकिन वहां पर एक नगर और कारखाने का जो नल था उसके द्वारा उसे जो है खींचा जाता है और वो उस नल में फंस जाती है और अंत में वो किसी टूटी नल जहां से टूटा था वहां से वो निकल करके पुनः पृथ्वी के गर्भ में जा करके अब जो है इस बेर के पेड़ की जो है ओस के रूप में ये बाहर आई है। ठीक है, तो पेड़ की जड़ में वो समा जाती है और पत्तों के छोटे छोटे छेदों से निकलकर सुबह लेखक की हथेली पर आ गिरती है। अब निष्कर्ष इस कहानी का क्या है। कहानी के अंत में सूर्य निकलने पर बूंद फिर से भाप बनकर उड़ जाती है। इससे ये संदेश मिलता है कि पानी एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है और इसके संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो देखिए पानी हमारे पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। पानी जो है हमारे प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखती है। साथ में बिना पानी के जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि हम पानी का संरक्षण ना करें, उसको यूं ही बर्बाद कर दें, तो यहाँ हम लोगों को जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी पर फिर जीवन जो है असंभव है। तो पानी एक आपने सुना भी होगा, जल ही जीवन है। यदि जल ना हो तो जीवन भी संभव नहीं है। पानी है तो वनस्पति है, वनस्पति है तो जीव जंतु हैं और जीव जंतु हैं तो मनुष्य है। इसलिए पानी का हमें संरक्षण करना चाहिए, पानी को बचा कर रखना चाहिए, पानी का हमें सदुपयोग करना चाहिए, पानी को हमें दूषित नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कारखानों से जो केमिकल जो है, जो रासायनिक चीजें निकलती हैं, उसको हम पानी में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पानी की कहानी ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है और इस चैप्टर के माध्यम से हमें
क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? कहानी के अंत में सूर्य निकलने पर बूंद फिर से भाप बनकर उड़ जाती है। इससे यह संदेश मिलता है कि पानी एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है और इसके संरक्षण के लिए हमें जो है प्रयास करना चाहिए। पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और पानी को हमें जो है सदैव स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, कभी भी पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने हमें पानी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, एक कहानी के माध्यम से, जो कि आप साइंस में भी पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर हमने पानी की उत्पत्ति कैसे हुई है, पानी भूमि के अंदर जाकर कहाँ कहाँ जाता है, किस किस अवस्था में पानी रहता है, ये सब हमने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।